और वक्त हो गया क्राइम कंट्रोल का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। पिता से शादी, बेटी से रिश्ता, अलीगढ़ में सौतेली मां का डबल गेम। सौतेली मां का नाम आने के साथ ही अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद वो भेदभाव करती होगी, पहली पत्नी के बच्चों को प्रताड़ित करती होगी, लेकिन ये खबर ऐसी नहीं है। पहली बार एक सौतेली मां का ऐसा चेहरा सामने आया है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। पहले पति से दूर होना और दूसरे से शादी कर उसके घर में आने के बीच एक कहानी है, और दूसरी कहानी तब शुरू होती है जब सौतेली मां के रूप में वो घर में रहने लगती है। अलीगढ़ में सौतेली मां का डबल गेम। सौतेली मां की ये कहानी फिल्मी नहीं है। पैंतालीस साल की महिला की ये कैसी प्रेम कहानी है। घर में आई तो खुशियां थी, पति भी खुश, और पति की पहली पत्नी की 3 बेटियां भी नए सपने देखने लगी थी। मां की मौत के बाद नई मां के साथ सपने बुनने लगी। नई मां साथ में बैठती थी, बातें करती थी, प्यार भी। लेकिन ये प्यार कैसा था, आगे बताएंगे। पति को लगता था कि घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन घर के अंदर एक ऐसा खेल चल रहा था जिसके बारे में ना तो बेटियां कुछ बता रही थी और ना ही पति को भनक थी। आखिर सौतेली मां ऐसा क्या करती थी कि बेटियां पिता को बताने से डरती थी। सबके सामने खुश रहने वाली बेटियां आखिर अंदर ही अंदर किस बात से परेशान थी। प्रेम विवाह करने वाली 45 साल की महिला की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। उतनी ही चौंकाने वाली स्टोरी इन लड़कियों की जिंदगी की है। 13 फरवरी 2019 को इन बेटियों की मां का निधन हो गया। ठीक 1 साल बाद 14 फरवरी 2020 यानी वैलेंटाइन डे के दिन ये महिला मां बनकर इन लड़कियों की जिंदगी में आई थी। 46 साल के पिता प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। फेसबुक पर महिला से परिचय हुआ और मोहब्बत हो गई। फिर बेटियों की रजामंदी से शादी कर नए घर में दाखिल हुई, और उसके बाद जो खेल शुरू हुआ, जिसके बारे में बेटियों को भी अंदाजा नहीं था, जिसे मां कहती थी, उसी से दूर होना चाहती थी। शादी के बाद जब महिला घर में आई तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक दिन पति और बाकी घर वालों को नींद की गोली खिलाकर सुला दिया और फिर बेटियों के कमरे में चली गई। सौतेली मां को पास पाकर बेटियां खुश थीं, लेकिन जब रात गहरी हुई तो सौतेली मां ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसने पहले बड़ी बेटी को दवा दी और फिर उसके साथ अवैध रिश्ता बनाने लगी। दवा की वजह से बड़ी बेटी नशे में थी, जिसका फायदा 45 साल की महिला उठाती रही, और ये सिलसिला एक दिन नहीं, हर दिन शुरू हो गया। जब भी मौका पाती बड़ी बेटी से संबंध बनाने लगती। उसके विरोध के बाद भी नहीं रुकती और ज्यादा विरोध करने पर धमकी देती। आरोप है कि बेटियों को अश्लील फिल्में भी दिखाती थी और गंदी तस्वीरों को देखने के लिए विवश करती थी। जब बड़ी बेटी ने सौतेली मां की करतूतों को पिता और दादा दादी से बताया तो महिला धमकी देने लगी और फर्जी केस में फंसाने के लिए कहती थी। फिर एक दिन बड़ी बेटी पुलिस के पास पहुंची और आप बीती बताई। ये एक मामला आया था हम लोगों के संज्ञान में। एक बालिका ने बताया कि उसकी सौतेली मां, जिसको वो बता रही थी, उसके द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ गलत काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो बालिका की तरफ से हम लोगों को जैसी तहरीर मिली, हम लोगों ने तत्काल इस पर कार्रवाई की है, और विधिक कार्रवाई करवाते हुए हम लोग न्यायालय में जो बच्चियाँ थी उनका बयान करवाने के बाद जो भी साक्ष्य सबूत हुए थे, उसके आधार पर जो आरोपी महिला थी उसको हम लोगों ने जेल भेज दिया। पुलिस ने महिला को जेल भेज दिया। उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो गया। पति को सुलाकर बेटियों के साथ अनुचित संबंध बनाना उसे भारी पड़ गया। देखते तो प्रताड़ित करती है, परेशान करती है,
और अनशुद्ध काम करने के लिए उस पर दबाव बना रही है, जिसमें हम लोग धारा इसमें 354 IPC, 7/8 पोक्सो और 293 IPC इन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। पीड़ित लड़कियों में शिकायत करने वाली बेटी ही बालिग है और 2 बेटियां नाबालिग हैं। उनके जीवन में दूसरी मां बनकर आई महिला की करतूत से वो मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद मन का डर दूर हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। कभी अतीक अहमद से पुलिस डरती थी, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता था, लेकिन अब सरकार की कार्रवाई से अतीक अहमद परेशान हो उठा है। 7 सितंबर को प्रशासन ने बिना नक्शा बनी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने नवाब यूसुफ रोड पर बनी अतीक अहमद की बिल्डिंग को ढेर कर दिया। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और माफिया के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में आज पूर्व सांसद अतीक अहमद की एक और अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नवाब यूसुफ रोड पर गैरकानूनी तरीके से बनी एक इमारत को जमींदोज किया। बिना नक्शे के 500 वर्ग गज में बनी इस बिल्डिंग में एक फूड रेस्टोरेंट और एक कारखाना चल रहा था। बाहुबली अतीक अहमद के साम्राज्य को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार प्रयागराज में जारी है। अब तक पुलिस ने 7 संपत्तियों को, जिनकी कीमत करीब 7 लाख है, उनको जब्त किया है, उनकी कार्रवाई की है। इमारत को गिराने से पहले प्राधिकरण ने बिल्डिंग से सामान हटाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पीडीए के जोनल अधिकारी और SDM भी मौजूद थे। जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय ने उनकी पुलिस के प्रार्थना पर निरस्त कर दिया। निर्माण को हम लोग ध्वस्त करा के भूमि कब्जा वापस प्राप्त कर लेंगे और संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग में इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले शनिवार को भी प्राधिकरण ने सिविल लाइन्स इलाके में अतीक के एक रिश्तेदार की अवैध कब्जे वाली बिल्डिंग को गिराया था। पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंगस्टर के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। न सिर्फ मुख्तार की अवैध संपत्ति सीज की जा रही है, बल्कि उसके करीबियों पर भी कार्रवाई हो रही है। सरकार ने मुख्तार के करीबी सुरेश सिंह की 3.5 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी है। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। मऊ में प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। सुरेश सिंह मुख्तार के वसूली गैंग का सरगना है और T32 का लिस्टेड माफिया है। प्रशासन ने आज जो संपत्ति जब्त की है उनमें 10 बसें शामिल हैं, जिनकी कीमत 1,69,65,000 रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी प्रशासन ने सुरेश सिंह की 13 बसें जब्त की थी, जिनकी कीमत 1,60,95,000 रुपए आंकी गई है। मऊ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत कार्रवाई की है। उनके विरुद्ध 14A के तहत जिलाधिकारी मऊ द्वारा पूर्व में गाड़ियों के सीजर के लिए आदेश दिया गया था। उसके अनुक्रम में पहले 13 गाड़ी सीज की गई थी। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ मऊ, वाराणसी और गाजीपुर में कार्रवाई हो चुकी है। पिछले हफ्ते ही गाजीपुर में प्रशासन की ओर से नोटिस मिलने के बाद मुख्तार के गुर्गों ने कॉम्प्लेक्स खुद ही तोड़वा दिया था। मेरठ में पुलिस ने अवैध हथियारों के एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कानून की आंख में धूल झोंक कर हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाते थे। जब पुलिस को इस बात की खबर हुई तो तुरंत कार्रवाई की गई। मेरठ पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 140 लोगों को गिरफ्तार किया है। हथियारों को जब्त करने के बाद पुलिस लाइंस लाया गया और जब पुलिस लाइंस में इन हथियारों को रखा गया तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो कोई मंडी सज गई हो। पुलिस लाइंस में इन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ गई। जहां तक निगाह जा रही थी हथियार ही हथियार दिखाई दे रहे थे। अवैध हथियारों की कितनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। यहाँ 179 315 बोर के तमंचे, 35 12 बोर के तमंचे, 30 बोर के तमंचे, अधबने तमंचे, पिस्टल, रिवॉल्वर, पोनिया, अधबनी बंदूक और हाफ राइफल बरामद हुई है। फैक्ट्रियां बरामद हुई जिसमें कि 80 के करीब कंट्री मेड पिस्टल रिवॉल्वर बरामद हुए। इसके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तों को भी टीमों ने पकड़ा और कुल 140 लोगों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ पुलिस ने भी हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक का नाम नवेद पठान है जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेता है और बुलंदशहर का रहने वाला है। इस मामले में कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आए दिन बाइक चोरी की खबरें आती रहती हैं। चोर कभी भी किसी की भी बाइक चुरा ले जाते हैं। बदायूं में पुलिस ने ऐसे ही बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है।
बदायूं में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने इन दोनों के पास से भारी मात्रा में बाइक्स के पार्ट्स भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गैंग जिले के अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी करते थे, उन्हें बेच देते थे। इतना ही नहीं, गिरोह बाइक के पार्ट्स भी अलग अलग कर बाजार में बेच दिया करते थे। गिरोह के 2 शातिर चोरों से पूछताछ के आधार पर पुलिस उनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें से 5 मोटरसाइकिलें बदायूं जनपद में ही विभिन्न थानों में दर्ज किए गए मुकदमों से संबंधित है। इसके अलावा 2 कंट्री मेड पिस्टल्स इन लोगों से बरामद हुई है। बाकी इनसे पूछताछ में 2 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में मेरे द्वारा 15,000 रुपये का इनाम इस गैंग को वर्कआउट करने वाली टीम को दिया जा रहा है। एसएसपी ने गैंग का भंडाफोड़ करने वाली सदर कोतवाली पुलिस को 15,000 रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया है। जालौन में लोगों ने एक मंचले की पकड़कर पिटाई कर दी, तो वहीं शामली में आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों ही तरफ से लाठियां चलने लगी। सिद्धार्थनगर से भी मारपीट की खबरें आई हैं। जालौन में कुछ लोगों ने एक लड़के को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मामला ओरा इलाके का है, जहां लोगों ने इस लड़के को पीट डाला। जिस लड़के को भीड़ पीट रही है, उस पर आरोप है कि उसने लड़की से छेड़छाड़ की है, जिसके बाद लड़की के परिजनों और आसपास के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। मारपीट की खबर शामली से भी है, जहां 2 पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चले। इस मारपीट में एक महिला को चोट लगी है। ये पूरा मामला कोतवाली इलाके के राम सागर कॉलोनी का है। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की जाति को लेकर कुछ बोल दिया, जिसके बाद विवाद हो गया और फिर विवाद इतना बढ़ा कि नौबत हाथापाई और जूतेबाजी तक की आ गई। मारपीट की एक ऐसी ही घटना सिद्धार्थनगर के मोहाना में हुई, जहां दूल्हा खुर्द गांव में शौचालय बनाने को लेकर 2 गुट भिड़ गए। एक पक्ष प्रधान के साथ था, जबकि दूसरा उसके खिलाफ। मारपीट में प्रधान पक्ष के 5 लोग जख्मी हो गए, जबकि दूसरे पक्ष से भी कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक शख्स के गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर रेफर किया गया है। बाकियों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से आगरा में बदमाशों में खौफ भी देखने को मिल रहा है। पुलिस के डर से बदमाशों ने थाने में सरेंडर कर दिया। इन पर बस अपहरण करने का आरोप है। आगरा में बदमाश सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के खौफ से 2 बदमाशों ने आज सुबह ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। जिन आरोपियों ने आज सरेंडर किया है वो वही के हैं जिन पर बस हाईजैकिंग का आरोप लगा था। आज दोनों आरोपी थाने में सरेंडर करने पहुंच गए। हाथ में पोस्टर लेकर दोनों आरोपी थाने आए तो पिछले दिनों मलपुरा इलाके में एक बस को हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद पुलिस ने बस को बरामद भी कर लिया। उस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाकी आरोपी फरार थे। बचे हुए आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस की दबिश से ही खौफ खाकर 2 आरोपी मनोज और सूरज हाथ में पोस्टर लेकर पहुंचे थे। दोनों के हाथों पोस्टर पर लिखा था कि वो बेकसूर हैं और थाने में सरेंडर करने के लिए आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देवगन के साथ स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज़ 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी
सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए हमारो राजस्थान। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूँ। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहन सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से ड्रग्स, दुबई और डील, एक्सप्लोजिव एक्सपोज। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर भी आ चुकी है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल कर ली है। और इसी बीच एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एम्स की टीम पूछ रही है कि आखिर क्यों आपने सुशांत की मौत को हत्या नहीं माना। सुशांत मामले में सबसे चौंकाने वाला सच। आर पार में खुलेगा एक एक राज। क्या कूपर अस्पताल में हुआ बड़ा खेल? रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू। ये सवाल हम यूं ही हवा में नहीं उठा रहे। हम सुशांत की मौत का सबसे बड़ा राज खोलने जा रहे हैं, क्योंकि एम्स के डॉक्टरों की टीम ने कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। एम्स की टीम ने पूछा है, सुशांत की मौत को हत्या क्यों ना माने? खुदकुशी में गले में नीचे की तरफ निशान क्यों? खुदकुशी में तो निशान गले के ऊपर होते हैं। क्या सुशांत को जहर दिया गया था? इस बात का पता लगाने के लिए भी विसरा की जांच दोबारा हो रही है।
इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल कर ली है। लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, जिसमें सीधे सीधे दुबई का एंगल जुड़ा है। सूत्रों का दावा है कि रिया जिन ड्रग डीलर्स के साथ बातचीत करती थी, उनका सीधे तौर पर दुबई के ड्रग माफिया से कनेक्शन है। इस केस में जिस गौरव आर्या का नाम सामने आया है, उसने अबू असलम आजमी के साथ गोवा में होटल बिजनेस शुरू किया था। अबू असलम आजमी का ड्रग्स कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के अलावा दुबई से जुड़ा बताया जा रहा है। सवाल है कि आखिर मुंबई पुलिस अपनी जांच में ये लिंक क्यों नहीं खोज पाई, या फिर मुंबई पुलिस पर कोई दबाव था। इसी मुद्दे को लेकर जब कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाया, तो शिवसेना के संजय राउत, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी शब्दों की मर्यादा तार तार करने लगे। 3 सितंबर को संजय राउत बोले, कंगना मुंबई ना आए। 4 सितंबर को अनिल देशमुख ने कहा, कंगना को अब मुंबई आने की जरूरत नहीं। 5 सितंबर को फिर संजय राउत बोले, कंगना बिन बात की है क्या। 6 सितंबर को संजय राउत ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए कहा, कंगना रनौत हरामखोर है। और आज यानी सितंबर को अबू आजमी ने कहा, कंगना बदतमीज महिला है, वो बीजेपी आरएसएस की भाषा बोल रही है। अगर मुंबई का अपमान करेंगे तो मैं समझता हूँ जो शिवसेना कर रही है वो सही कर रही है। बदतमीज औरत है, वो आरएसएस की बोली बोल रही है। वो कोई खान हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, फिल्म लाइन में कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। अबू आजमी साहब, क्या सुशांत के लिए इंसाफ मांगना बदतमीजी है? और संजय राउत जितना दिमाग कंगना को कोसने में, गाली देने में लगा रहे हैं, उसी अंदाज में थोड़ी आवाज सुशांत को इंसाफ के लिए उठा ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। इसी बीच कंगना ने ये वीडियो ट्वीट किया कि मुंबई में बीएमसी उनका दफ्तर तोड़ने वाली है। उनके पड़ोसियों को भी धमकाया गया है। वो जो मैडम है, उनकी करतूत का नतीजा सबको भुगतना होगा। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना को केंद्र से Y+ सुरक्षा मिली तो ये बात भी महाराष्ट्र सरकार को चुभ गई। लेकिन हैरानी की बात है कि आज कंगना का विरोध करने वाले किसी नेता ने मुंबई पुलिस पर ड्रग्स के इतने बड़े खेल की अनदेखी पर सवाल क्यों नहीं उठाया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के उस पार जरूर देखिए खबर 1 मिनट का सफर।